हेलो दोस्तों। और आज हम हिंदी के जो बीए प्रथम वर्ष का मुख्य विषय द्वितीय है उसके पहले प्रश्न पत्र, माफ़ कीजिए, पहली इकाई, और प्रश्न पत्र का नाम है प्राचीन एवं मध्ययुगीन हिंदी काव्य। उसकी पहली इकाई का यह पहला व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस व्याख्यान में हम भारतीय ज्ञान परंपरा के अर्थ और उसके स्वरूप को जानेंगे। हम जानेंगे कि किस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा का जो रूप है वह हमारे साहित्य में प्रदर्शित होता है, और इस संबंधी हम उसके अर्थ और स्वरूप को भी जानेंगे। तो यह वीडियो जो है वह मेजर विषय हिंदी बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए तो लाभकारी है ही, साथ ही जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसे जानने में भी सहायक है। यह मूल रूप से न केवल बीए के लिए बल्कि एमए और यूजीसी नेट के संबंध में भी कुछ कुछ इसमें जो बिंदु हैं वे कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो इसे सभी लोग देखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए शुरू। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को जान लेते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा का अर्थ क्या है। भारतीय ज्ञान परंपरा का आशय उस सतत ज्ञान संस्कृति से है जो भारत भूमि पर सहस्त्रों वर्षों से विकसित होती रही। स्पष्ट है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का आशय उस सतत ज्ञान परंपरा से, यानी निरंतर जो चलती रही ज्ञान परंपरा, ज्ञान संस्कृति, उस संस्कृति से है जो भारत भूमि पर हजारों वर्षों से विकसित होती रही, शनै शनै धीरे धीरे, जिनमें श्रुति, दर्शन, नीति, कला, भाषा, साहित्य के माध्यम से मनुष्य और समाज के कल्याण का मार्ग दिखाया गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि जो श्रुति है वह क्या है। श्रुति और जो स्मृति है वे क्या हैं। दर्शन सभी जानते हैं, भाषा और साहित्य को भी जानते हैं। बिना भाषा के भारतीय ज्ञान परंपरा को जान पाना मुमकिन नहीं है, और उसके बिना भाषा के साहित्य का लिखा जाना भी मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में भाषा और साहित्य इसे तो सभी जान पाएंगे, लेकिन ये श्रुति क्या है और जो स्मृति है वे क्या है। तो यहाँ पर जान लेते हैं कि श्रुति का मतलब क्या है। श्रुति का मतलब होता है सुनना, श्रवण करना। तो जो सुना जाता है और यह वेदों से संदर्भित करती है जो श्रुति है, जिन्हें ईश्वरीय वाणी माना गया है। और जो स्मृति है, स्मृति का मतलब है जिसे याद किया जाता है, और इनमें धर्मशास्त्रों जैसे अन्य पारंपरिक ग्रंथ शामिल हैं जिन्हें विद्वानों ने संकलित किया है। श्रुति को स्मृति की तुलना में अधिक प्रामाणिक माना गया है। चलिए यहाँ पर हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये जो साहित्य है जिससे हम भारतीय ज्ञान परंपरा को जान पाएंगे, उनकी क्या विशेषताएं हैं। इनमें समग्र दृष्टि होती है जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का संतुलन रखती है। इसमें सत्य होता है, धर्म होता है, करुणा, लोक मंगल की भावना है। अनुभव परक है, लोगों ने इसे अनुभव किया है। लोकाभिमुख है, लोगों के मुख से जो अभिव्यक्ति हुई है उसका ज्ञान है। इसमें मानव कल्याण को सर्वोपरि मानने की प्रवृत्ति शामिल है। जो भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए जो जो संदर्भित ग्रंथ हैं उनमें ये उनकी प्रमुख विशेषता हैं। अब हम उन ग्रंथों को भी थोड़ा जान लेते हैं। पहले आते हैं वेद और उपनिषद।
वेद और उपनिषद में ज्ञान, कर्म और उपासना का आधार सम्मिलित है, जिससे भारतीय जो संस्कृति है उसमें ज्ञान, कर्म और उपासना को देखने को मिलता है ना। तो यह हमारी संस्कृति और परंपरा का आधार है। वेद और उपनिषद, रामायण और महाभारत यह नीति, धर्म और मानव आचरण का आदर्श प्रस्तुत करती हैं। ये भारतीय ज्ञान परंपरा का भी मूल आधार है। न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत दर्शन, इन सभी दर्शनों में और योग मीमांसा में तर्क और दर्शन की गहराई मिलती है, जिससे कि हमारी भारतीय परंपरा इनके अंतर्गत झलकती है कि किस प्रकार हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वह तर्क और दर्शन के रूप में भी प्रदर्शित होती रही है। लोक कथाएँ और लोकगीत, ये भक्ति साहित्य, ये सभी भारतीय समाज और संस्कृति की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो वेद, उपनिषद, रामायण, न्याय, सांख्य या लोक कथाएँ जो भी हैं, इनसे हम भारतीय ज्ञान परंपरा को जान पाने में आसानी होती है। इनसे जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसे जान पाने में हमें आसानी होती है कि किस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा रही है। हिंदी साहित्य में भारतीय ज्ञान परंपरा की अभिव्यक्ति। अब यहाँ तो हम देखते हैं वेद, उपनिषद और रामायण, महाभारत और लोकगीत या दर्शन के माध्यम से जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसे जाना हमने, लेकिन हम यहाँ बात हिंदी की कर रहे हैं। तो हिंदी साहित्य में भारतीय ज्ञान परंपरा की अभिव्यक्ति हम कैसे कर सकते हैं, इसको भी ज़रा जानें कि क्या भारतीय जो हिंदी साहित्य है उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा कहीं झलकती है, इसे हम देखेंगे। हिंदी साहित्य भारतीय जीवन दर्शन का प्रतिबिंब है। जो हिंदी साहित्य है वह भारतीय जीवन दर्शन का प्रतिबिंब है। जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो साहित्य है वह मनुष्य की चित्तवृत्ति का इतिहास है, अर्थात मनुष्य जो चित्तवृत्ति यानी कि उसके मन का कि जो मन से के कारण जो आचरण वह करता है समाज में, और वह समाज में जो कुछ घटित होता है उसी को एक साहित्यकार अपने साहित्य का हिस्सा बनाता है। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य जो है जीवन दर्शन का प्रतिबिंब है। यह केवल भावात्मक नहीं बल्कि दार्शनिक और नैतिक चेतना से भी प्रेरित है। इसलिए अब इसको हम पॉइंट वाइज देखेंगे कि पहले हम आते हैं आदिकाल। आदिकाल वह काल है जिसे रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का नाम भी दिया था। अब देखते हैं हम वीरगाथा काल में किस प्रकार से जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वह झलकती है। इस काल में धर्म, नीति, वीरता और समाज रक्षा के मूल्य झलकते हैं। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उस जो वीरगाथा काल में किस प्रकार नीति का पाठ पढ़ाते थे, वीरता और समाज की रक्षा के मूल्य को सर्वोपरि रखते थे, वे ये सब वीरगाथा काल में देखने को मिलता है। पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथों में कर्म, राष्ट्रभक्ति और आदर्श पुरुषार्थ की परंपरा मिलती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पृथ्वीराज रासो है, जो सबसे पुराना जो वीरता ग्रंथ है, वीर रस का जो ग्रंथ है वह माना गया है। अब आता है भक्ति काल। वीरों की जो गाथा है उसके बाद जो काल आया वह भक्ति काल है। तो भक्ति काल में हम किस प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा को देखेंगे। यह काल भारतीय ज्ञान परंपरा का स्वर्ण युग है। देखिए जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें दर्शन को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और भक्ति काल इस मामले में सर्वोपरि माना जा सकता है। तो इसलिए यह काल भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए स्वर्ण युग है। वैसे भी भक्ति काल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में भी यह स्वर्ण युग साबित होगा। कबीर ने ज्ञान मार्ग को अपनाया। इसमें भक्ति काल में दो तरह के जो मार्ग हैं वे अपनाए गए हैं। एक तो सगुण मार्ग और निर्गुण मार्ग। जो बसव शाखा है, जो निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। जो निर्गुण भक्ति शाखा है उसको जो दो भागों में बांटा गया, जिसमें ज्ञान मार्ग की शाखा के कबीर
प्रमुख रूप से माने गए हैं। अब इनका एक उदाहरण देख लीजिए कि क्यों ये ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कहलाए गए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। यानी कि पोथी को पढ़ पढ़ केवल पढ़ने से कोई पंडित नहीं बन जाता, अर्थात ज्ञानी नहीं बन जाता। यह तो ज्ञान की बात केवल कबीर कर रहे हैं। और वहीं तुलसीदास की अगर बात करें तो तुलसीदास ने आध्यात्मिक और लोक मंगल की भावना को मूर्त रूप दिया है। किस प्रकार, देखिए एक उदाहरण, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात पराय हित के समान कोई धर्म नहीं और पराई पीड़ा के समान कोई नेक कार्य नहीं। न परहित धर्म सरस नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पराय हित के समान कोई धर्म नहीं। इसलिए परायों का हित उन्होंने सर्वोपरि रखा है, अर्थात लोक मंगल की भावना यहाँ परिलक्षित होती है। सूरदास ने भक्ति और प्रेम के माध्यम से ईश्वर ज्ञान का प्रसार किया है। वहीं मीरा ने आत्मा और परमात्मा के मिलन की उपासना की है। तो इस प्रकार से हमने भारतीय ज्ञान परंपरा को भक्ति काल में देखा। अब अगला आता है रीतिकाल। रीतिकाल भले ही इस काल में श्रृंगार प्रधान काव्य प्रचलित रहा हो, परंतु कवियों ने नीति और जीवन मूल्यों पर भी विचार किया है। भूषण जैसे कवियों में वीर रस और राष्ट्र भावना भारत ज्ञान का प्रतीक है। यह बात सही है कि जो रीतिकाल है वह श्रृंगार प्रधान काव्य है और इसमें मार्शल काव्य अधिक देखने को मिलता है, सौंदर्य को अधिक देखने को मिलता है। लेकिन बावजूद उसके रीतिकाल में भूषण जैसे कवियों ने भी जगह बनाई है जो राष्ट्रीय भावना और भारत ज्ञान का प्रतीक बनते हैं। अगला आता है आधुनिक काल। इस युग में भारतीय पुनर्जागरण चेतना के साथ ज्ञान परंपरा ने सामाजिक और राष्ट्रीय रूप लिया है। देखिए जो पुनर्जागरण काल है यह मूल रूप से भारतेंदु युग का काल है और उन्होंने लेखनी के माध्यम से राष्ट्रीयता को बहुत अधिक महत्व दिया है। तो हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को यहाँ पर जरूर जोड़ेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य को लोक मंगल से जोड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रेमचंद ने नीति, समाज सुधार और यथार्थवाद को भारतीय दृष्टि से प्रस्तुत किया। जयशंकर प्रसाद, दिनकर अज्ञे, नागार्जुन आदि ने भारतीय दर्शन, कर्मयोग और स्वाधीन चेतना को अपने साहित्य में रूपायित किया है। तो इस प्रकार हम आधुनिक काल में इन साहित्यकारों के माध्यम से जान पाए कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा में इनका क्या योगदान है और किस प्रकार रहा, किस प्रकार से आधुनिक युग में भी राष्ट्रीय जो सामाजिक या राष्ट्रीय रूप इन्होंने दर्शाया है अपने साहित्य के माध्यम से। अगला आता है भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक हिंदी चिंतन। भारतीय ज्ञान परंपरा का आधुनिक हिंदी में क्या चिंतन है, हम इसको भी एक नज़र देखेंगे। तो हिंदी आलोचना और चिंतन में भी भारतीय दृष्टि सदा विद्यमान रही है। जो हिंदी का जो आलोचना है जिसे क्रिटिसिज्म कहते हैं, आलोचना शास्त्र, और चिंतन में भी भारतीय दृष्टि सदा विद्यमान रही है। रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल को साहित्य का आधार माना है। नगेंद्र और नामवर सिंह ने भारतीय दृष्टि से आधुनिकता की व्याख्या की है। यह नामवर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, सही कर लें। नगेंद्र और नामवर सिंह ने भारतीय दृष्टि से आधुनिकता की व्याख्या की है। कृष्णचंद्र, रेणु और मुक्तिबोध आदि ने लोक जीवन और चेतना को ज्ञान परंपरा से जोड़ा है। इस प्रकार हिंदी साहित्य ने पश्चिमी प्रभावों को आत्मसात करते हुए भारतीयता की ज्ञान को नहीं छोड़ा। यह ही भारतीय ज्ञान परंपरा की निरंतरता है।
क्या कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार जो हिंदी साहित्य ने पश्चिमी प्रभावों को आत्मसात करते हुए, पश्चिमी की जो प्रभाव पड़ रहा था भारतीयों पर, उसको भी आत्मसात किया उन्होंने। उसको अपनाते हुए भी भारतीयता की जो आत्मा है उसको नहीं छोड़ा, और यह ही भारतीय ज्ञान परंपरा की निरंतरता है। इसी के साथ जो भारतीय ज्ञान परंपरा आगे बढ़ती रही, यही उसकी निरंतरता है। अगर हम वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता को देखें तो आज की तकनीकी और वैश्विक युग में भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्व और भी बढ़ गया है। हमें यह मानवता, पर्यावरण संतुलन, अहिंसा, सह अस्तित्व की शिक्षा देती है। हाँ, तो कहाँ थे हम? हिंदी साहित्य भारतीय ज्ञान परंपरा की जीवंत अभिव्यक्ति है। यह न केवल ज्ञान का भंडार है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वह न केवल ज्ञान का भंडार है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। वेदों से लेकर प्रेमचंद तक और तुलसी से लेकर दिनकर तक हर युग में यह परंपरा मानव कल्याण, सत्य, अहिंसा और लोक मंगल की धारा को प्रवाहित करती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, थोड़ा संक्षेप में देख लें तो जो हिंदी साहित्य है जो और उसकी भारतीय ज्ञान परंपरा को हम थोड़ा संक्षेप में देखते हैं तो हिंदी साहित्य भारतीय ज्ञान परंपरा का दर्पण कहलाती है या दर्पण है, जिसमें भारत की आत्मा, संस्कृति और जीवन प्रतिबिंबित होता है। और भारतीय ज्ञान परंपरा वह सतत प्रवाह है जिसमें जीवन, समाज, धर्म, नीति, कला, विज्ञान और दर्शन सभी का समन्वय मिलता है। यह परंपरा वेदों, उपनिषदों और रामायण, महाभारत, लोक साहित्य के माध्यम से विकसित हुई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? थोड़ा बाधा रही वीडियो बनाने में, आवागमन की वजह से थोड़ा रुक कर बनाया, हो सकता है कुछ छूट भी गया हो, तो वैसे मैंने प्रयास किया है कि कुछ ना छूटा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगा, और कोशिश कीजिएगा पूरा सा पूरा वीडियो देखा करें, जिससे कि आपको भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने में थोड़ा मदद मिलेगी और परीक्षा के लिए ये बेहद उपयोगी साबित होगी।